नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी करेंगे। इस यूट्यूब चैनल यानी ऑसम इन्फॉर्मेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साइंस हो या गणित हो या इंग्लिश हो या सीडीपी हो, उससे संबंधित वीडियो भी आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 121 टू 128 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड करके आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। जिन लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम देना है आगामी, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड करके पढ़ना ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही समझिए इस वीडियो का। ये गद्यांश है। गद्यांश से हम लोग पढ़ेंगे आगे। निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ध्यान से पढ़िए क्या है, और इसे आप पॉज करके भी अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जिसको जैसे सुविधा हो। विद्यालोलुप चीनी सन्यासी नालंदा की भव्यता और पवित्रता देकर लट्टू हो गया। ऊंचे ऊंचे विहार और मठ चारों ओर खड़े थे। बीच बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे। वे सब समाधियों, मंदिरों और स्तूपों से घिरे हुए थे। उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। उनके सिवा ऊंची ऊंची मीनारों और विशाल भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रंग बिरंगे दरवाजों, कड़ियों, छतों और खंभों की सजावट को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते थे। विद्या मंदिरों के शिखर आकाश से बातें करते थे। विशालता, नियमबद्धता और सुप्रबंध के विचार से नालंदा का विश्वविद्यालय वर्तमान काशी की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड से अधिक मिलता जुलता था। विश्वविद्यालय के विहारों में कोई 10,000 भिक्षु, विद्यार्थी और 1,500 अध्यापक रहते थे। केवल दर्शन और धर्मशास्त्र के 100 अध्यापक थे। इससे संबंध रखने वाला पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट थी। इसे महाराज बालादित्य ने बनवाया था। इसे मतलब किसे? पुस्तकालय को। इसमें बौद्ध धर्म संबंधी सभी ग्रंथ थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो। आप तो जानते भी हैं कि इसे जब जलाया गया था तो कई महीनों तक ये जलता रहा था। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं इस गद्यांश पर आधारित। पहला क्वेश्चन देखिए। इसके लिए आपने जो गद्यांश पढ़ा, आपने उसका स्क्रीनशॉट रखा होगा या उसे ध्यान से पढ़ा होगा पॉज करके, तो उस गद्यांश पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़े फिर गद्यांश पढ़े। यदि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या बहुत ही फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं, तब तो आप शुरू में गद्यांश पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके बाद गद्यांश पढ़िएगा, ताकि उन चीज़ों को आप दिमाग में रखें जिनका आंसर आपको देना है। मैंने पहले गद्यांश पढ़ लिया। नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय का निर्माण बालादित्य ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय में 4 मंजिला इमारतें किसके लिए बनी थी? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन ठीक से याद होगा, गद्यांश ठीक से याद होगा, तो बता सकते हैं। 4 मंजिला इमारतें किसके लिए बनी थी? बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के लिए बनी थी। चलिए मैं आपको फिर से वहाँ पर ले जाता हूँ कि कैसे कैसे आपको देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। ठीक है, देखिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। तो इस तरीके से आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। मसलन आपको अपने से कुछ नहीं करना है, जैसा गद्यांश में दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़ते हुए, दिमाग में उसे रिटेन करते हुए आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किससे मिलता जुलता था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी सन्यासी नालंदा की डैश देखकर लट्टू हो गया। किसे देखकर लट्टू हो गया था? भव्य इमारत को, समाधियों और मंदिरों को, छतों और खंभों को, या
भव्यता और पवित्रता को। तो इसका सही उत्तर है भव्यता और पवित्रता। चलिए फिर मैं इसको दिखला देता हूँ आपको, क्योंकि सब कुछ आपको आंसर इसी में से मिलेगा। देखिए फिर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। विद्यालोलुप चीनी सन्यासी नालंदा की भव्यता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया। तो इसका चौथा आंसर सही था, भव्यता और पवित्रता। देखिए कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं ना, जब पढ़ते हुए आपके दिमाग में खटकेगा तो उन शब्दों को और ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर विद्यालोलुप है ना, क्योंकि ऐसे जो शब्द खटकते हैं सवाल उसी से पूछ दिया जाता है। आगे हम बढ़े, ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा। तो यही हम कर रहे थे कि चीनी सन्यासी नालंदा की डैश देखकर लट्टू हो गया। तो चौथा आंसर सही है, भव्यता और पवित्रता को। चौ मंजिला में समास है। देखिए चौ मंजिला, पाँच मंजिला, इस तरह के जो चीज़ें होते हैं ना, जिसमें चार या पाँच इस तरह का लगता है, ये आपको द्विगु समास में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, द्विगु समास। लट्टू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बोलते हैं ना कि आप किसी पर लट्टू हो गए, तो लट्टू होने का क्या मतलब होता है? कायल होना, ठीक है, यानी उसके मुरीद हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, कायल होना। लट्टू होने का मतलब कायल होना। विद्यालोलुप का शाब्दिक अर्थ होगा, विद्यालोलुप लालची, प्रतिभाशाली, विद्वान, जिज्ञासु। इसका मतलब विद्या के लिए लालायित, और विद्या के लिए लालायित का मतलब क्या? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु व्यक्ति को ही विद्यालोलुप कहा जाता है। इसका सही शाब्दिक अर्थ होगा जिज्ञासु, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर है आकाश से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, क्योंकि इस गद्यांश में आपको दिया होगा कि इमारतें इतनी ऊंची ऊंची है कि वो आकाश से बातें कर रही हैं। ठीक है, तो आकाश से बातें करने के मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? बहुत ऊंचा होना। ये तो वही गद्यांश है जो आपको रिपीट कर दिया गया है। आगे मैं ले चलूँ आपको। अब देखिए ये चूंकि पेपर 2 का हिंदी में दिखला रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 में ये सेकंड पेपर के रूप में इसमें हिंदी रखा हुआ है। और सेकंड पेपर में आपको पता ही है कि 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, और फर्स्ट पेपर जिसने लिया होगा उसको एक गद्यांश और एक गद और एक पद रहता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इन गद्यांश को मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ ना कि इनको पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में गद्यांश पढ़ा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिली कि कितनी ऊंची इमारतें थी, कितने विद्यार्थी पढ़ते थे, कितने शिक्षार्थी थे, कितने शिक्षक थे, कितना बड़ा पुस्तकालय था, उसे किसने बनाया। ठीक है, तो जब आप जानकारी को ग्रैस्प करने के लिहाज से पढ़िएगा ना, तो आपको गद्यांश को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन देख के आप आंसर आप मार दीजिएगा। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एक बार मिला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि गलत करने की अपेक्षा है कि एक बार रिवाइज हो जाए। और यदि आप बहुत फ्लुएंट है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो काफ़ी समय बचा लेंगे एग्ज़ाम देते समय। ठीक है, दूसरा गद्यांश देखिए, स्वावलंबन के अनेक लाभ हैं। स्वावलंबन का मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट होना। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग एस्पिरेंट है, टीचिंग कैंडिडेट है, तो क्यों कोई भी व्यक्ति तैयारी क्यों करता है? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट होने से क्या क्या हो सकता है ये तो आप खुद अच्छी तरह समझते होंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा गद्यांश मिल जाए जो आपकी समझ से, आपकी ज़रूरतों से मैच करता है, तब तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए, स्वावलंबन के अनेक लाभ हैं। स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुण स्वतः ही आ जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य तथा आत्मबल। स्वावलंबी मनुष्य कभी निराशा के गर्त में नहीं गिरता, अपितु सदैव आशावान बना रहता है। वह अपने भाग्य का अपने हाथों से निर्माण करता हुआ कहता है, अपना हाथ जगन्नाथ। आत्मनिर्भरता से कायरता, भय, संशय, आलस्य और चिंता दूर हो जाती है। इससे व्यक्ति अनेक कष्टों एवं बाधाओं को पददलित करता हुआ कंटकाकीर्ण मार्ग पर निर्भरता पूर्वक आगे बढ़ता है। वह भली भांति समझ लेता है कि वह मनुष्य है तथा ईश्वर ने अनेक गुणों की सृष्टि की है, अतः निराश होना उसका धर्म नहीं,
उसे ये भली भांति समझना चाहिए कि निराशा के क्षणों में भी उसे आत्मविश्वास एवं आत्मबल का त्याग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी एक बार पढ़ें, मैंने तो पढ़ी दी, आपको खुद भी पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूँ उससे पहले ही आपको सोच लेना है कि वो आंसर सही है कि नहीं, फिर देखना है कि आपका कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं। स्वावलंबी मनुष्य का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? आत्मविश्वास गुण नहीं है? बिल्कुल गुण है। इसमें लिखा हुआ है कि आत्मविश्वास, जब आप स्वावलंबन हो जाते हैं तो कई गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे कि आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हैं तो आलस से पड़े रहिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि उस काम करते ही आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, आप में साहस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो स्वावलंबी मनुष्य का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? क्या आत्मविश्वास गुण नहीं है? ये तो है। दृढ़ संकल्प भी होता है, धैर्य भी होता है, संशय नहीं होता। ठीक है, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होती है स्वावलंबी मनुष्य का, उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, ऐसे गद्य यदि आ जाए तो गद्य को बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भरता से दूर हो जाते हैं। क्या क्या दूर हो जाता है? पहला ऑप्शन कायरता, संशय, चिंता। तीनों नेगेटिव चीज़ हैं, यानी तीनों ही दूर होंगे। दूसरा में देखिए, कायरता, चिंतन, संशय। तो चिंतन खराब चीज़ नहीं है। कोई भी समस्या आती है तो उसके दो ही पहलू होती है, या तो समस्या को देखकर आप चिंतित हो जाते हैं या उसका चिंतन करने लगते हैं। अधिकतर लोग तो चिंतित हो जाते हैं। तो समस्या के दो पहलू हैं। कायरता, जो कायर लोग होते हैं, या कायर मत कह लीजिए, जिसको वैसा माहौल नहीं मिला, ये सिखाया नहीं गया, जो भी है, या जो लोग थोड़े से डर गए होते हैं, वो अक्सर चिंता करने लगते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? जो समस्या आई है उसका चिंतन करना चाहिए। ठीक है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर कमज़ोर और कहीं ना कहीं प्रबल मालूम होता है। ये गुण अपनाने से ही अपनाए जाते हैं और आदमी सीखते सीखते ही सीखता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चिंतन शब्द यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। यही चिंतन शब्द ऑप्शन 3 में भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। और ये भी चिंतन शब्द ऑप्शन 4 में भी आ गया। इसलिए मैंने इतना लंबा भाषण दिया चिंतन पर, क्योंकि चिंतन एक पॉजिटिव शब्द है और आत्मनिर्भरता से चिंतन थोड़ी दूर होगा। उसके लिए तो कोई नेगेटिव चीज़ है ना, उसी को दूर कीजिएगा। तो ऑप्शन 1 में तीनों नेगेटिव है, कायरता, संशय, चिंता। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर कि आत्मनिर्भरता से दूर हो जाते हैं कायरता, संशय और चिंता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुणों की सृष्टि किसने की है? सृष्टि यानी कि इसकी रचयिता कौन है? ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता है? ऑप्शन 1 देखिए, स्वयं मनुष्य ने, ईश्वर ने, गुरु ने, कष्टों व बाधाओं ने। तो स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुणों की सृष्टि किसने की है? ईश्वर ने की है, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पद दलित में समास क्या है? पद दलित में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। इससे पहले आपने द्वंद्व समास देख लिया था, चौमासा। तो ये तो वैसा नहीं है, पद दलित है तो ये तत्पुरुष समास में आ गया। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद है। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। धन मतलब प्लस को धन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, सदा धन एव सदैव का संधि विच्छेद है। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? दासता, दास, धनता, माता, निर्भरता, निर्भर धनता, पात्रता, पात्र धनता। माता में ता प्रत्यय नहीं है, माँ धनता नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको हिंदी ग्रामर उतना नहीं है तो आप उसका लय को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जो छात्र इंग्लिश या हिंदी भी पेडागॉजी के सहारे जा रहे हैं, ग्रामर पे अधिक ध्यान नहीं दिए हैं, तो भी वो देखिए कि जो ऑड लगे उसे छाटिए। देखिए, दासता, निर्भरता, पात्रता एक जैसा लगता है, माता एक जैसा नहीं लगता है। तो ये भी एक तरीका है। हालांकि आपको एक जैसा लगता है कि दो जैसा लगता है, ये जानने की अपेक्षा थोड़ा सा ग्रामर पे मेहनत कर ले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं ना। अब नहीं आता है तो क्या करें, छाटना तो होगा ना। तो इसमें सही उत्तर आपका माता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबी व्यक्ति से क्या अपेक्षित नहीं है? स्वयं में विश्वास, ये तो अपेक्षित है। निर्भीक होना, ये भी अपेक्षित है। आत्मनिर्भरता, ये भी अपेक्षित है। आत्मबल का त्याग, ये अपेक्षित नहीं है।
यानी क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर है। ये गध तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, यही है। आज यहीं तक मैं रहने देता हूँ, इसके बाद आगे करवाऊँगा। तो आपने जो गध पढ़ा, इसका मेन मोटो यही है कि जिनमें रीडिंग की उतनी फ्लुएंसी नहीं होगी, वो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख ले, और क्वेश्चन देखकर आप गध पढ़ कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिनको फ्लुएंसी बहुत है, यानी फ्लुएंसी कैसे आएगी, बिना प्रैक्टिस के तो फ्लुएंसी नहीं आएगी ना। तो फ्लुएंसी यदि बहुत अधिक है तो गद्यांश को पढ़िए, एक बार यूं ही पढ़ जाइए, और यूं ही पढ़ते समय भी उन शब्दों को ध्यान रखिए। अगर आपने समास का पता होगा आपको, तो समास दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ नीलांबर है, पीताम्बर है, चौमासा है, इस तरह के शब्द आपको खटक जाएंगे। तो जो शब्द आपके दिमाग में खटके उसको भी नोट कर लीजिए, और उससे संबंधित लाइनों को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप उत्तर दे रहे होंगे तो बहुत काम आएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।